एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, स्वातंत्र्योत्तर जो हमारे हिंदी नाटकों का स्वरूप था उसका जो है विकास वगैरह का हम जो है डिस्कशन करेंगे और उसकी उपलब्धियों और सीमाओं पर भी विचार करेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद के नाटकों के संबंध में डॉक्टर श्रीमती रीता कुमारी का कहना है, वर्तमान नाटक की सबसे बड़ी उपलब्धि रंगमंच सापेक्षता है, जो वर्षों तक विस्मृत उपेक्षित रहने के कारण हिंदी नाटक तथा रंगमंच के विकास को अवरुद्ध करती रही तथा उसके समीपवर्ती निकटवर्ती समय हिंदी साहित्य की कई विधाओं के लिए वरदान साबित हुआ। उनमें सबसे पहले कविता आती है। विभिन्न आंदोलनों में हिंदी कविता का नवीन आकार दिखाई देगा, क्योंकि वह कथ्य व शिल्प दोनों दृष्टिकोणों से नया है। इसके बाद कहानी का स्थान आता है। हिंदी कहानी की दृष्टि से रसात्मकता तथा सार्थकता असंदिग्ध है, क्योंकि वह कथ्य व शिल्प दोनों में नई है। कहानी के बाद नाटक आता है। किसी भी प्रकार के आंदोलनों से बचा रहने के कारण नाटक सफल रहा। हिंदी नाटक कोणार्क सन 1951, अंधा युग सन 1954, आषाढ़ का एक दिन सन 1958 के साथ नई प्रगति की ओर बढ़ता गया है। डॉक्टर रीता कुमारी ने अपने शोध प्रबंध में नाटक के तीनों पड़ावों का निम्न नामकरण किया है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक, बदलते संदर्भ, साठोत्तरी प्रयोगशील नाटक और साठोत्तरी प्रयोगशील नाटकों की बदलती श्रृंखला। तो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक, जगदीश चंद्र माथुर आदि कलाकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा नए पड़ावों की ओर सबसे पहले बढ़ना शुरू किया। सन 1951 में श्री माथुर का पहला नाटक कोणार्क प्रकाशित हुआ। भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर की कथा इस नाटक में है। यह नाटक कल्पना पर अधिक आधारित है। लेखक ने नाटक को कलाकार, मूर्तिकार, संघर्ष, पीड़ा तथा प्रतिशोध नामक 3 अंकों में विभाजित किया है। नायक विशु 1200 शिल्पियों के साथ कोणार्क मंदिर के निर्माण में व्यस्त है। हिंदी मंदिर के शिखर की समस्या हल न होने पर धर्मपद का प्रवेश होता है, जो विशु के पलायनवादी प्रेम की देन है। शिखर स्थापित करने की योजना धर्मपद बनाता है। तभी वहां के राजा नरसिंह देव उस अवसर पर मंदिर में पधारते हैं। चालुक्य मंत्री विद्रोह कर देता है। विशु चालुक्य की सफलता तथा अपने पुत्र धर्मपद की मृत्यु के समाचार को जानकर प्रतिशोध से भर जाता है। वह कोणार्क के खंडहर में अपने संरक्षक राजा नरसिंह देव के साथ सदा के लिए सो जाता है। यही नाटक का अंत है। कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर यह नाटक हिंदी नाटक को नए पथ की ओर अग्रसर करता है। सन 1959 में श्री माथुर का शारदिया नाटक प्रकाशित हुआ। सन 1959 में पहला राजा नाटक प्रकाशित हुआ। उसमें संस्कृत का परंपरागत नाट्य शिल्प, लोक नाट्य शिल्प तथा पश्चिम के नवीन नाट्य शिल्प का समन्वय था। बर्टोल्ट ब्रेरंट की मॉडर्न एलेगरी का प्रयोग पश्चिम नाट्य शिल्प के अंतर्गत हुआ। कथा के अनुसार आर्यों को भारत में अधिक दिन हो जाने के कारण हड़प्पा के पुराने निवासियों से उनका संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु ने देवताओं के निवेदन पर विरजा नामक मानस पुत्र की उत्पत्ति की। उसके बाद ब्रह्मावर्त के सभी शासक सन्यासी बन गए। चौथे अथवा 5वें शासक अंग को बेन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु वह दुर्विनीत निकला। पिता के संन्यास लेने पर जनता ने बेन को राजा चुन लिया, किंतु उसके अत्याचारों के कारण मुनियों ने मंत्रों से उसे नष्ट कर दिया। बेन की माता ने उसका शव सुरक्षित रखा। मुनियों ने डाकुओं के भय के कारण बेन की दाहिनी जंघा से एक प्राणी उत्पन्न कर उसका नाम कवच रखा। मुनियों ने बेन की दाहिनी भुजा से उत्पन्न प्राणी का नाम पृथु रखा। वह पृथु ही पहला राजा तथा नाटक का नायक था। पृथु की कथा श्री माथुर ने अनेक समस्याओं का उल्लेख किया है। अभिनेता का संपूर्ण नाटक में ध्यान रखा गया है। नाटकीयता उत्पन्न करने के लिए कई दृश्यों की व्यवस्था है, जैसे सुनीता का बेन के शव के पास उपस्थित होना, नायक तथा नायिका का आलिंगनबद्ध होना, नारियों का चंडिका पूजन आदि। भाषा पैनी तथा धार वाली है। मोहन राकेश इस पड़ाव के दूसरे नाटककार माने जाते हैं। सन 1958 में प्रकाशित आषाढ़ का एक दिन नामक इनके पहले नाटक ने प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका कथ्य नव भावबोध से जुड़ा तथा शिल्प रंगकर्मिता के ज्ञान की देन था। कहानी तथा उपन्यास के बाद नाटक में आने पर भी उनके नाटक का मंच ज्ञान तथा रंग ज्ञान बिल्कुल नवीन था। आषाढ़ का एक दिन नायक नायिका के अंतर्द्वंद पर आधारित नाटक है। नायक का परिवेश एक से कटने पर दूसरे से जुड़ नहीं पाता, परंतु नायिका का उत्सर्ग उसका अनचिन्हा रह जाता है। नायक कालिदास अपने मामा के साथ पर्वत प्रदेश में रहता है तथा मल्लिका की ओर आकर्षित हो जाता है। राजसभा द्वारा सम्मानित करने के निमंत्रण पर कालिदास पहले उसे अस्वीकार कर देता है, परंतु मल्लिका द्वारा कहने पर उज्जैनी पूर्व पहुंचकर वह यह कार्य व्यवस्था के कारण भूल जाता है। मल्लिका मां की मृत्यु के बाद अकेली रह जाती है। एक बार राजपुरुष के साथ कालिदास और प्रियंगु मंजरी भी आई। प्रियंगु मंजरी ने मल्लिका के पास आकर उसे ले जाना चाहा, परंतु मल्लिका नहीं गई।
कालिदास कश्मीर के शासक बना दिए गए। मल्लिका की स्थिति गिर जाने के कारण उसे विलोम से विवाह करना पड़ा। उसे एक बालिका हुई। कालिदास तथा मल्लिका दोनों बदल चुके थे। स्थिति पहचानने के बाद कालिदास के चुपचाप लौट जाने तक नाटक का अंत हो जाता है। सन 1962 में लहरों का राजहंस नामक मोहन राकेश का दूसरा नाटक प्रकाशित हुआ। गौतम बुद्ध का सौतेला भाई नंद अपनी पत्नी सुंदरी पर आसक्त है। राजकुमार की विनम्रता उसे नापसंद होने के कारण दोनों के संघर्ष का कारण बनती है। अपने पति को केश मुंडित देखकर नंद की पत्नी का गर्व चूर चूर हो जाता है। इस पद के अन्य अनुगामी विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर विनोद रस्तोगी नए हाथ की आज़ादी के बाद लक्ष्मी नारायण अंधा कुआं आदि प्रमुख हैं। विष्णु प्रभाकर का नाटक डॉक्टर नारी मनोविज्ञान पर आधारित है। नायिका मधुलक्ष्मी का पति उसे अशिक्षित होने के कारण छोड़ देता है। मधुलक्ष्मी अपनी लगन व मेहनत के द्वारा एक दिन डॉक्टर अनीता बन जाती है। दूसरी पत्नी को मरणासन अवस्था में लेकर उसका पति इलाज के लिए उसी के पास आता है। संघर्ष एवं अंतर्द्वंद इस अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। कर्तव्य भावना के कारण मधुलक्ष्मी ऑपरेशन करके रोगिणी को ठीक कर देती है और नाटक का अंत यहीं पर हो जाता है। इन नए नाटकों के अंतर्गत में रंग कर्म का ध्यान रखा गया है। विनोद रस्तोगी के नए हाथ और बर्फ की मीनार भी इसलिए प्रसिद्ध हैं। नए हाथ में भाई प्रतिष्ठा को महत्व देने वाले जमींदार से एक नए जमींदार को संघर्ष का सामना करना पड़ा। अजय प्रताप द्वारा प्रस्तुत नाटक में उन्हीं के संघर्षों को व्यक्त किया गया। संपूर्ण नाटक के तीनों अंकों को एक ही दृश्य पर दिखाया गया है। बर्फ की मीनार का भाव बहुत सीखा तथा सशक्त है। पेइंग गेस्ट रखकर श्रीमती चार्ल्स अपना खर्चा चलाती हैं। इनका पुत्र विलियम है तथा पुत्री मोना अपने प्रेमी अल्बर्ट से विवाह करने में मां के सन्मुख विवश है। श्रीमती चार्ल्स के कठोर अनुशासन को सबसे पहले बिल्ली तथा फिर पेइंग गेस्ट राजीव भंग करता है। संघर्ष हेतु वह घर छोड़ देता है। दूसरा पेइंग गेस्ट सरोज भी घर छोड़कर चला जाता है। पिता की आत्महत्या में मोना में भी विद्रोह झांक जाता है तथा अल्बर्ट उसी के पिता की नाजायज संतान होने के कारण उससे विवाह नहीं हो सकता। यह खबर माँ व बेटी को बर्फ की मीनार में कैद कर देती है। लक्ष्मी नारायण लाल के अंधा कुआं का कथानक ग्रामीण जीवन से संबंधित है। ग्रामीण नारी विपरीत स्थिति में फंस जाने पर अपने परिवेश में धंसती चली जाती है। साठोत्तरी प्रयोगशाला नाटक हिंदी नाटक 1960 तक एक नया मोड़ ले चुका था। इस काल के नाटकों के प्रयोग मुखर होने से एक नई प्रकार की शिल्प विधियों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। एब्सर्ड नाटक ने 1945 से 65 तक विदेशों में प्रसिद्धि प्राप्त की। इस नाटक की सफलता जनजीवन में व्याप्त दुविधाओं व असंगतियों की उनके वास्तविक रूप में प्रकट करती है। एब्सर्ड पद्धति में ने घटना प्रवाह से पीछा छुड़ा, कार्य व्यापार की अवस्था से कथा को बंधन मुक्त कर दिया। जो कुछ घटित हो रहा है वह अपने में पूर्णतः नाटकीय है। उसमें आगे क्या होगा के प्रश्न नहीं है। यूजीन आइनेस्को, ज्यां जेने आदामोव, प्रिंटर तथा बर्टोल्ट आदि कलाकारों ने इस प्रकार नाटक रचने में प्रसिद्धि प्राप्त की। इन नाटककारों के अनुगामियों द्वारा अब कथानक प्रधान तथा तर्कसंगत नाटक लिखे जाने लगे हैं। इस प्रसिद्धि के कलाकारों में विपिन कुमार उल्लेखनीय है। 1963 में प्रकाशित संकलन 3 अपाहिज में 11 लघु नाटक हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन की असंगतियों को इन लघु नाटकों में स्थान मिला है। इन नाटकों के पात्र, घटनाएं तथा भाषा शैली सभी विचित्र हैं। पात्र तथा संवाद आवारा, अपराधी, अपाहिज आदि श्रेणी के हैं तथा मन पर प्रभाव डालने वाले हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में ज्ञान देवी अग्निहोत्री को चतुर्मुख नाटक द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। आज के राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार का इस नाटक में वर्णन है। प्रस्तुत नाटक इस दिशा में नवीन प्रयोग है।